तो गाइज आजकल जो है आपका चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम हो या आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हो, ठीक है, तो उसका जो कांट का क्वेश्चन है, मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में, वो कैट के आसपास पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, कैट के लेवल से मैच हो रहा है। तो गाइज आज हम लोग कैट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई आईपीएस पीओ मेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैट का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस से। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक लेवल एक्स्ट्रा करें मेंस एग्जाम एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ मेंस से, जिससे आपको मेंस के क्वेश्चन इजी लगे। तो ऑब्वियसली मेंस के जो आपके क्वेश्चन होंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहेगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेंस के क्वेश्चन भी बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो अब हम लोग जो कैट को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे, ये जो पहला क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, और ये आपको कैट 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, हमको कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, इसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। तो आज आपको सीखना है हाई लेवल न्यू पैटर्न सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। ठीक है, तो जो अप्रोच आप सीखोगे उसको आप यूज कर सकते हो एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम में भी। ठीक है, तो चलो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एट ए सर्टेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ए गिवन सम अमाउंट टू रुपीज 13,920 इन 3 ईयर। ठीक है, एंड टू रुपीज 18,960 इन 6 ईयर एंड 6 मंथ। ठीक है, तो देखो आपको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। मेरा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, सम है, वो जो है कितना अमाउंट हो जाता है, 13,920 हो जाता है। कितने टाइम में भाई, 3 साल में। ठीक है, इतने में हो जाता है। और ये हो जाता है बढ़ के 18,960 रुपया हो जाता है 6 ईयर 6 मंथ में, मतलब और जो है 3 साल और 6 महीने में। ठीक है, फर्दर 3 ईयर 6 मंथ में इतना हो जाता है। ठीक है, अब देखो गाइस, प्रिंसिपल मेरा है इतना हो जाता है, तो मतलब ये अमाउंट का डिफरेंस कितना है, 18960 और 3920 हम लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये आपको, ये हो जाएगा 0405040, मतलब 5040 अमाउंट हो जाता है कितने टाइम में भाई, 3 साल और 6 महीने, मतलब बोल सकते हैं ना इसको 7/2 ईयर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको, 7 7 49, यानी ये 1440, मतलब ये जो है आपका इंटरेस्ट निकल गया ना, कि देखो अमाउंट जो है आपको 5,040 हो जाता है 3 साल 6 महीने में। ठीक है, तो 1 साल के लिए निकाल लिया तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपको इतना है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 1440 हो जाएगा ना, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 3 चौक 12 का 2, हाथ में 1, 3 चौक 12 का 3, हाथ में 1, 3 का 3 1 4, मतलब जो है मेरा 4,320 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, जो मेरा प्रिंसिपल है बढ़ के इतना हो जाता है। ठीक है, तो अब मेरा प्रिंसिपल पता चल जाएगा ना, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 13,920, इतना बढ़ के हो जाता है आपको कितना, इंटरेस्ट कितना है, 4,320। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये, 4,320 से माइनस कर दो, 0 0 6 9600, मतलब जो आपका प्रिंसिपल था स्टार्ट में 9600 था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। बहुत बच्चे इसको फॉर्मूला लगा के बनाते तो उससे बहुत टाइम लगेगा। आपको ये देखना है 3 साल में इतना हो जाता है और फिर फर्दर 3 साल 6 महीने में इतना हो जाता है। ठीक है, तो जो चेंज हुआ पर ईयर उसका निकाल लिया हम लोग, तो इंटरेस्ट 1 साल का निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, यूनिफॉर्म होता है ना, हर साल के लिए सेम रहता है, तो 1 साल के लिए इतना है, तो 3 साल के लिए हमने निकाल लिया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पता है और अमाउंट कितना पता है, तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा ना, क्योंकि मेरा अमाउंट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया प्रिंसिपल कितना है, 9600 है। अब जो है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा भाई, तो देखो मेरा इंटरेस्ट कितना है, तो गाइस अब देखो हमको 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पता है 1,440 है ना, और ये कितना है, प्रिंसिपल 9600 है, तो रेट परसेंट पर एनम निकल जाएगा ना, साल एक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये रेट हो जाएगा 1,440/96, इतना हो जाएगा ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, देखो ये 8 हो जाएगा, ये 12 का 12 120, यानी ये 15 से चला गया, मतलब रेट जो है 15% पर एनम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखो रेट भी पता चल गया हमको और जो है हमको प्रिंसिपल भी पता चल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ द सेम गिवन सम हैड बीन इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स एट द सेम रेट एज बिफोर, मतलब जो है सेम सम, मतलब 9600 को इन्वेस्ट किया जा रहा है, रेट 15% पर एनम है। ठीक है, और टाइम जो है 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, बट विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, मतलब 6 मंथ में इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो रहा है,
देन टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना हो जाएगा, नियरेस्ट टू। तो गाइज देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू, तो गाइज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर n-1 होता है ना, लेकिन इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को 6 मंथ पे कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही है भाई, देखो प्रिंसिपल मेरा 9600 है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और रेट मेरा 15% है, तो जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो रेट आधा हो जाएगा ना, यानी 7.5/100 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो 2 साल के लिए था तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, तो ये 9600 इंटू ये हो गया 1 प्लस 0.075 बोल सकते हो, ठीक है, इसका जो है पावर 4 - 1, ठीक है। तो गाइज आपको जो कैट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, तो कैट एग्जाम में जो है आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन की चिंता तो आपको कैट एग्जाम में नहीं करनी है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन इतना लेंथी नहीं रहता है, क्योंकि बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। तो इसका आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर नियरली 3221 आ जाएगा, ठीक है। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, डी मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो बहुत मजेदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल मेरा हो जाता है 13,920 3 साल के बाद, और 6 साल 6 महीने पे 18,960 हो जाता है। मतलब जो है ये हम लोग यहाँ से क्या होगा, जो डिफरेंस होगा 3 साल 6 महीने के लिए, उस पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे ईयरली। 3 साल के लिए फिर सिंपल इंटरेस्ट 3 से गुना कर देंगे, फिर प्रिंसिपल पता चल जाएगा। फिर प्रिंसिपल पता है तो रेट पता चल जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन तो सिंपल हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और जब हमारा एनुअली मतलब 6 मंथ पे कंपाउंड होता है तो रेट को क्या करेंगे, रेट मेरा हाफ हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अच्छा अप्रोच वाला क्वेश्चन था, इस अप्रोच को आप सीख सकते हो। ये अप्रोच आपको एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर जो ये अप्रोच है इसको आप सीख के दूसरे क्वेश्चन में, मेंस लेवल क्वेश्चन में इसको यूज करना। तो गाइस अब आते हैं कैट 2025 में पूछा गया परसेंटेज पे खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो देखो कह रहा है इन ए क्लास देयर वेयर मोर देन 10 बॉयज एंड ए सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो एक क्लास में जो है लड़के कितने थे, बॉयज मोर देन 10 है। तो सोचो मोर देन 10 है तो मान लेते हैं 10 प्लस एक्स है, ठीक है। मोर देन 10 है तो एक्स का वैल्यू जहां 1 या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो है गर्ल्स, सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स है, गर्ल्स का हमको पता नहीं है कितना नंबर है, तो मान लेते हैं वाई गर्ल्स है मेरा, ठीक है। इसको मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% ऑफ द बॉयज लेफ्ट द क्लास, द रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स वाज 8 मोर देन द रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है 40% गर्ल क्लास छोड़ देती है, इसमें जो है 40% गर्ल क्लास छोड़ देती है, ठीक है। तो बेसिकली कितना हो गया, अब जो रिमेनिंग गर्ल्स कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी पहले की, ठीक है, इतना हो गया। और रिमेनिंग बॉयज कितने हो जाएंगे, लड़के कितने क्लास छोड़ देते भाई, 60% ऑफ द बॉयज लेफ्ट द क्लास, मतलब पहले के 40% हो जाएगा, यानी 2/5 जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। अब कहता है जब ऐसा होता है तो रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स जो होती है, यानी 3/5 y, ये नंबर ऑफ बॉयज से जो है रिमेनिंग नंबर, ठीक है, उससे जो है 8 ज्यादा होती है, मतलब +8 होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये 0.6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0.4x प्लस 8, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहां से जो है मेरा 0.6y माइनस 0.4x कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग 0.4x के टर्म में निकाल लेते हैं, 0.6y माइनस 12 यानी x कितना हो गया आपको, ये तो गाइज यहाँ से x कितना हो गया मेरा, यहाँ से जो है ये हो गया 3/2y माइनस फिर कितना हो गया आपको 12/0.4, यानी -30 हो गया, ठीक है। तो x का हम लोग y के टर्म में निकाल लिए। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द क्लास वाज, मतलब इनिशियली जो है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था ये हमको निकालना है, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट कितना हो सकता है, देखो स्टूडेंट टोटल कितना है भाई, स्टूडेंट जो है बॉय और गर्ल मिला के स्टार्ट में कितना है, 10 प्लस एक्स बॉय है और गर्ल वाई है, ठीक है।
तो हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो पॉसिबिलिटी वाला जो है आपको मेंस में क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, तो इस अप्रोच को आप यूज कर सकते हो। तो गाइज अब थोड़ा कॉमन सेंस हम लोग लगाते हैं कि इस केस में जो है हम लोग ऐसा वैल्यू क्या चुनेंगे y का जिससे x का वैल्यू जो है मिनिमम आए, क्योंकि स्टूडेंट को मिनिमम होने के लिए देखो x का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए और y का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तभी मेरा टोटल स्टूडेंट मिनिमम आएगा ना। तो देखो यहाँ पे x को मिनिमम होने के लिए, ठीक है, मिनिमम होने के लिए y को मिनिमम होना चाहिए, और हमको ये पता है x और y का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, क्योंकि लड़के लड़की तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ना, निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि y का वैल्यू हम क्या रखें कि जो है x का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आए, तो y का वैल्यू अगर आप 30 रखोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 45, x का वैल्यू 15 आएगा। इसी वैल्यू के लिए जो है मिनिमम, मिनिमम इसी वैल्यू पे रखने पे x एंड y पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कितना है भाई स्टूडेंट, जो मिनिमम नंबर हो सकता है वो कितना है 10 प्लस, लड़के मिनिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है, 10 x का वैल्यू मिनिमम 15 हो सकता है और y जो है वैल्यू मिनिमम 30 हो सकता है, ठीक है। अदर उसके पहले हम लोग लेंगे तो या तो फ्रैक्शन आएगा या निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ना इंटीजर फ्रैक्शन आना चाहिए ना निगेटिव इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मेरा होना ही चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपको 25 प्लस 30 यानी 55, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हो सकते हैं भाई 55, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर जो है टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट जो क्लास में 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन मेंस में बहुत पूछता है, मतलब ये इसमें ऐसा नहीं सिंपली आप कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। और ये एक इक्वेशन आपको बनेगा, ठीक है, इक्वेशन बनता है उसमें जो है आपको वैल्यू रख के देखना होता है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है। और उसमें कंडीशन फॉलो करना चाहिए, जैसे इस पर्टिकुलर केस में मेरा क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, मतलब ना लड़के और लड़की का जो नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए था, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है उसको हम लोगों ने निकाला। तो कभी कभी मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है, कभी मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, तो एज पर क्वेश्चन इक्वेशन बना के पॉसिबिलिटी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन था, ये कैट 2025 मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं कैट 2025 का जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे, बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 22% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच चेयर, मतलब कितना का डिस्काउंट दे रहा है भाई 22% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच चेयर, हर चेयर पे, एंड गिव्स 13 चेयर टू ए कस्टमर फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 12 चेयर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 26% ऑन द ट्रांजेक्शन। मतलब 13 चेयर कस्टमर को वो बोल के देता है, लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस 12 चेयर के डिस्काउंट प्राइस पे ही देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको 26% का प्रॉफिट होता है इस ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर इज ₹100, कॉस्ट प्राइस जो है हर चेयर का, ईच चेयर मतलब हर चेयर का ₹100 है, ठीक है। अब तो कह रहा है देन द मार्क प्राइस इन रुपीज ऑफ ईच चेयर, मार्क प्राइस जो है सारे चेयर का क्या होगा ये हमको निकालना है। तो गाइज देखो डिस्काउंट कितना है मेरा, डिस्काउंट जो है 22% है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 0.78 मार्क प्राइस का हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना। अब देखना कॉन्सेप्ट अभी समझने का चीज है, वो 13 चेयर कस्टमर को बेचता है, यानी 100 है कॉस्ट प्राइस, 13 चेयर बेचता है जिसपे उसको 26% का प्रॉफिट होता है, इंटू ये जो है लेकिन 12 चेयर के डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है। जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके मतलब 12 चेयर को डिस्काउंटेड प्राइस जो है मार्क प्राइस का उसके 12 पे बेचता है, तो यहां से हमारा मार्क प्राइस निकल जाएगा ना। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 126 गुना 13 बटा 78, 100 को ऊपर ले जाओ और गुना 12, ठीक है। 13 छक्के 78 हो गया, ये 21 हो गया, फिर 7 4 ये हो गया आपको 25, यानी कितना हो गया 175, यानी हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 175 रुपीज ईच चेयर, मतलब हर चेयर का, ठीक है। तो देखो गाइज ये क्वेश्चन तो ऐसे मतलब बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल था, बच्चे यही समझने में मिस्टेक करेंगे कि 13 चेयर को कस्टमर ने बेचा है और 12 चेयर के डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझाता हूँ, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्क प्राइस आपका, ठीक है, एमपी है, तो 22% का डिस्काउंट है, मतलब सेलिंग प्राइस इतना होगा ना, 22% का उस पर छूट देता है, तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वो 100 चेयर जो है 13 चेयर को
बेच रहा है तो 100 है कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट उसको 26% का हो रहा है, तो ये इतना हो गया। लेकिन 12 चेयर के डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो डिस्काउंटेड प्राइस तो ये है ना आपका, और 12 चेयर है तो 12 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों इक्वलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट समझ जाता है, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर है, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, ठीक है। तो मेक श्योर कॉन्सेप्ट को, इसीलिए कहता हूं हमेशा सीखो, कॉन्सेप्ट इज द किंग। खासकर जो मेंस एग्जाम है आपका, वो उसमें आपका कॉन्सेप्ट का 100% टेस्ट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे लेंथी नहीं रहेंगे, कैलकुलेटिव भी नहीं रहेंगे, कंसेप्चुअल रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर लर्न द कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत मजेदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, इसको यूज करके आपको एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में भी प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत खूबसूरत क्वेश्चन इस साल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको मजा ही आ जाएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल होता है, और ये आपके ब्रेन का एक्सरसाइज कराता है। जैसे आप लोग जिम जाते हो, बॉडी का एक्सरसाइज करते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाओगे तो ब्रेन का एक्सरसाइज होगा, ठीक है। और लेंथी कैलकुलेटिव कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है इस तरह के खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की हैबिट डालो, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन फिर आपको जो है ना इजी लगने लगेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ना, आइटम विथ ए कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1650 इज सोल्ड एट ए सर्टेन डिस्काउंट ऑन ए फिक्स्ड मार्क प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किसी आइटम का दिया है 1650 रुपया, ठीक है। और इसमें जो इसको प्रॉफिट होता है वो 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% यानी 1/5 यानी कितना हो गया, 330 हो गया। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें 330 ऐड कर दो यानी 1980 हो गया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अब क्या रहा है, इफ द डिस्काउंट वाज डबल्ड, तो इसका कुछ मार्क प्राइस होगा और कुछ इनिशियली जो डिस्काउंट दिया होगा। अब कहता है डिस्काउंट को डबल कर दिया जाता है, डिस्काउंट को अब क्या किया जाता है, डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट को डबल किया जाता है तो कह रहा है द प्रॉफिट वुड हैव बीन रुपीज 110। मतलब जब जो डिस्काउंट को डबल कर देते हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता है, 110 रुपया। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1760, ठीक है। इतना रुपीज हो जाएगा, क्योंकि देखो 110 रुपए का प्रॉफिट होता है ना। तो गाइज अब देखो कि इसमें जो है आपको 1980 और 1760 के बीच का जो गैप है वो कितना है, ये आपको 220 है। तो यही गैप आपको सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के भी बीच होगा ना, 220 का। तो ये कितना हो जाएगा आपका मार्क प्राइस यहाँ से, ये हो जाएगा आपको 2200 रुपीज। समझे? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बोलता हूँ, देखो 2200 रुपीज मार्क प्राइस है, 1980 पे बेच रहा है, तो 220 का डिस्काउंट है। अब कहता है डिस्काउंट डबल हो जाता है, मतलब 440 हो जाता है, यानी दो 2200 में 440 करोगे तब ना 1760 आएगा। तो मतलब ये जो गैप है सेलिंग प्राइस का, वही गैप सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया भाई इतना है और मार्क प्राइस इतना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रेट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज एट विच द प्रॉफिट परसेंट वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट। मतलब हमको निकालना है कि रेट परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा ऐसा जिससे कि जो इसका डिस्काउंट दे के जो प्राइस आएगा और जो प्रॉफिट लेके जो आएगा दोनों सेम रहे। तो गाइज अब फिर से कॉन्सेप्ट का खेल है। अभी जो है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आप देखोगे ये 11 का कॉमन मल्टीपल है ना, जीरो निकाल दो, फिर 11 से 15 और ये आपको 20 हो गया, यानी 3:4 है, ये 3:4 है ना आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो 3 से बढ़ा के प्रॉफिट इतना होता है जितना 4 से घटा के डिस्काउंट, दोनों सेम होता है। समझो समझो समझो, मजा आएगा आपको। देखो मान लो आपका जो x है तो x कितना से बढ़ेगा भाई, 1 + x से, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो कितने से घटेगा भाई, 1 - x से, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब 3 + 3x आपको कितना होना चाहिए, 4 - 4x, ठीक है। यानी 7x आपका 1 होगा, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/7। तो परसेंटेज में ये निकालोगे तो नियरली 14.28% आ जाएगा। मतलब जो है अगर आप 1/7 का डिस्काउंट करोगे मतलब मार्क प्राइस पे, तो जो आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट 1/7 है वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। यानी 4 में से जो 1/7 घटाएंगे वो 3 में 1 + 1/7 जो बढ़ाएंगे दोनों इक्वल होगा, समझे। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, वो जो है मतलब डिस्काउंट का परसेंट जिसपे प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों सेम रहेगा, परसेंटेज वो क्या हो जाएगा मेरा, नियरली 14%, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली लेना है तो बी विल बी द आंसर। तो ये भी बहुत खूबसूरत मजेदार क्वेश्चन था। इसमें जो कॉन्सेप्ट ये था
कि जब कॉस्ट प्राइस है आपका दिया है तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लिए क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पता है। अब कह रहा है जब मार्क प्राइस डबल किया जाता है तो उसको 110 का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का जो डिस्टेंस है वही जो सेलिंग प्राइस का जो चेंज होगा, डिफरेंस डिफरेंस रहेगा, वही सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का रहेगा ना, तभी तो आपको डिस्काउंट डबल होगा। अब हमको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता है और उसमें कह रहा है हमको कि ऐसा डिस्काउंट चाहिए जिससे परसेंटेज डिस्काउंट होगा, मतलब 4 से जो कम होके आए घट के और 3 से जो बढ़ के प्रॉफिट हो, वो दोनों सेम रहे, सेम रहे। तो सेम रहे तो हम लोग इक्वलाइज कर दिए, तो जो आ गया आपका परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ गया? 14.28%, नियरली 14% आ गया। तो ये भी बहुत मजेदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये परसेंटेज पे बेस्ड कैट 2025 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमॉन्ग पीनू, मीना, रीनू एंड सीमा, ठीक है। पीनू है, पी लिख लेते हैं, मीना है, एम लिख लेते हैं, रीनू है और सीमा है, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल 100x रुपीज था, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया। अब कह रहा है पीनू रिसीव 20% ऑफ द टोटल अमाउंट। पीनू को 20% टोटल अमाउंट यानी 20x मिला, ठीक है। एंड मीना रिसीव 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 80x हो जाएगा ना, इतना रिमेनिंग हो जाएगा। इसमें जो है 40% यानी 32x किसको मिला? मीना को मिला। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ सीमा रिसीव 20% लेस देन पीनू, मतलब सीमा को कितना मिल रहा है? 80% ऑफ जितना पीनू को मिल रहा है, यानी 20x मिल रहा है, यानी इसको 16x मिल रहा है, ठीक है। तो जो सीमा है इसको 16x मिल रहा है, ठीक है। और क्या दिया है? एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव, और हमको क्या दिया है, इफ सीमा रिसीव 20% लेस देन पीनू, ठीक है। तो देखो, ये 20, 32, 52, 6, 58, 10, 68 हो गया, तो ये 32x हो गया ना, इसका हो गया 32x। तो अब हमको क्या चाहिए, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव बाय पीनू एंड रीनू। तो पीनू और रीनू को कितना मिला, ये हमको रेशियो चाहिए। तो पीनू को 20x मिला और रीनू को कितना मिला? 32x, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 पचे 20, 4 अठे 32, ठीक है। तो 5:8। तो गाइस देख रहे हो, कैट एग्जाम में भी कुछ कुछ क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, तो जो कैट देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, कमला डिवाइडेड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख जो है टोटल रुपीज है कमला के पास, ठीक है। तो वो किसको डिवाइड कर देता है भाई? बिटवीन स्टॉक, बॉन्ड एंड गोल्ड। मतलब वो तीन चीज में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक में, बॉन्ड में और गोल्ड में, ठीक है। हर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वाज 25% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। मतलब जो है उसका बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है 1/4 है जितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बॉन्ड और गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट है? 1:4 है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं 100x है तो ये 400x हो जाएगा ना। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं 4x, 400x है, तो बॉन्ड में 100x हो जाएगा, ठीक है। और टोटल 1 लाख है तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख में से माइनस कर देंगे 500x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। तो ये हमको इन्वेस्टमेंट का पता चल गया। अब क्या कह रहा है, वाई विथ एनुअल रिटर्न ऑफ 10%, 6%, 8% ऑन स्टॉक, बॉन्ड्स एंड गोल्ड रेस्पेक्टिवली। मतलब स्टॉक पे कितना मिल रहा है रिटर्न एनुअल? 10% का। बॉन्ड पे कितना मिल रहा है? 6% का। और गोल्ड में कितना मिल रहा है? 8% का, ठीक है। इतना उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ईयर मिल रहा है। तो कह रहा है सी गेन्ड ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹8200 इन 1 ईयर, ठीक है। तो कह रहा है द अमाउंट इन रुपीज दैट सी गेन फ्रॉम बॉन्ड, मतलब बॉन्ड से उसको कितना अमाउंट मिला, मतलब गेन किया उसने, वो निकालना है। तो देखो टोटल प्रॉफिट जो उसका हुआ है, टोटल प्रॉफिट या टोटल गेन है, वो हम लोग लिख लेते हैं। कितना हुआ है भाई? ₹8200 एक साल में, ठीक है। तो गाइस अब देखो बाय, तो गाइस टोटल उसने 8200 का गेन किया, ठीक है। देखो अब जो है स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट था उसका? 1 लाख माइनस 500x, इतना इन्वेस्टमेंट था ना। और उसको कितना रिटर्न मिल रहा है? 10% का, ठीक है, इतना बाय 100। और जो है उसने आपको बॉन्ड में 100x लगाया था, उस पर उसको 6% का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ठीक है। गेन ये हम लोग देख रहे हैं स्टॉक, बॉन्ड और गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड में 400x लगाया था और उसको 8% मतलब गेन हो रहा है, ठीक है, ईयरली। तो ये टोटल 8200 दिया है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू फटाफट निकालना है। तो ये देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक जीरो चला गया, ये हो गया आपको 10,000 माइनस 50x हो जाएगा, राइट, ठीक है। और ये कितना हो गया आपको? ये तो 6x हो गया, और ये कितना हो गया? 4 यानी 32x हो गया, ठीक है। ये कितना है हमको? 8200 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो है 38 यानी 12x कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा ना।
यानी x का वैल्यू कितना हो गया 150, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, हमको पूछ क्या रहा है, कह रहा है गेन फ्रॉम, कितना उसने बॉन्ड से गेन किया। देखो बॉन्ड में उसने कितना लगाया भाई, 100 x रुपीज लगाया है ना, x का वैल्यू 150 है यानी 15,000 बॉन्ड में लगाया है, और बॉन्ड में उसको 6% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें गेन कितना होगा भाई, बॉन्ड में जो लगाया है 15,000 लगाया है, उसमें उसको 6% का गेन हो रहा है, ठीक है। तो उसको कितना हो जाएगा बॉन्ड में टोटल गेन, 900 रुपीज का हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, 900 रुपीज विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे है, ठीक है, और ये कैट 2025 में पूछा गया था स्लॉट 3 में। चलो इसमें कह रहा है द मंथली सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल वेयर 120, 135, 150 एंड 165 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जैन फेब मार्च अप्रैल में जो है नंबर ऑफ यूनिट कितना सेल किया गया एक प्रोडक्ट का, वो हमको दिया है, ठीक है। तो कितना यूनिट सेल किया लिख लेते हैं। देखो जनवरी में 120 यूनिट है, फरवरी में 135, मार्च में 150 और अप्रैल में 165, ठीक है। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज रुपीज 240 पर यूनिट, मतलब जो पर यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना है 240 रुपीज है, ठीक है, पर यूनिट है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है एंड ए फिक्स्ड मार्क प्राइस वाज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट इन ऑल द 4 मंथ, मतलब चारों महीने में मार्क प्राइस फिक्स है, मतलब सेम है, ठीक है। तो मार्क प्राइस को मान लेते हैं 100x है, ठीक है, 100x है मान लेते हैं। अब कह रहा है डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 5% वेयर गिवन ऑन द मार्क प्राइस पर यूनिट इन जनवरी, फरवरी, मार्च रेस्पेक्टिवली, वाइल नो डिस्काउंट वेयर गिवन इन अप्रैल। मतलब जनवरी में कितना डिस्काउंट दिया गया है 20% का, ठीक है, और जो है फरवरी में 10%, मार्च में 5% और अप्रैल में कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो सेलिंग प्राइस हमको पता चल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, ये जो है आपको 80x हो जाएगा, कितना 90x हो जाएगा, 95x हो जाएगा। इसमें तो 100x रहेगा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। अब क्या कह रहा है, द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल वाज 1,38,825, टोटल प्रॉफिट दिया है, तो कह रहा है मार्क प्राइस पर यूनिट क्या होगा। तो हमको मार्क प्राइस निकालना है, यानी 100x निकालना है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो गाइज हमको टोटल प्रॉफिट दिया गया है, टोटल प्रॉफिट जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितना है 1,38,825, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट जो है जनवरी टू अप्रैल, जनवरी में कितना प्रॉफिट होगा भाई इसको, देखो सेलिंग प्राइस 80x है पर यूनिट का, और कॉस्ट प्राइस 100, कितना है कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना है भाई 240 है, और कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है जनवरी में 120, ठीक है, इतना है। अब देखो फरवरी में देख लो 90x सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और जो है 100 नंबर ऑफ यूनिट जो है कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है पर यूनिट 240, ये इंटू 135, ठीक है। इसी तरह मार्च में देखोगे तो 95x है पर यूनिट सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, और नंबर ऑफ यूनिट कितना सेल किया गया 150 मार्च में, ठीक है। और अप्रैल में भाई 100x ही है सेलिंग प्राइस, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, और जो कॉस्ट प्राइस 240 है पर यूनिट का, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट 165 सेल किया गया है, ठीक है। तो ये है आपको 1,38,825, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो गाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तो अप्रोच आपको समझ में आ गया क्या आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से आपको जो है ये कितना आ जाएगा भाई, तो गाइज यहाँ से जो x का वैल्यू आपको 5.25 आएगा, ठीक है, सॉल्व करके देखना। तो हमको पूछ रहा है मार्क प्राइस पर यूनिट क्या होगा, तो पर यूनिट मार्क प्राइस हमने 100x माना था ना, तो 100 इंटू 5.25 हो जाएगा, यानी 525 रुपीज जो होगा मार्क प्राइस हर पर यूनिट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। इस अब आते हैं कैट 2024 का क्वेश्चन है, स्लॉट 3 का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखो इसमें कह रहा है गोपी मार्क्स ए प्राइस ऑन ए प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर मान लो 100x है, तो इसको ऐसे मार्कअप करता है, मार्कअप क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपको 120x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है प्रॉफिट रवि गेट 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्क प्राइस एंड थस सेव ₹15। अब जो है 10% डिस्काउंट देता है, तो कितना हो जाएगा भाई ये, और उसको 15 रुपीज का सेव करता है, मतलब 15 रुपीज उसका बचत हो जाता है। तो भाई ये कितना होगा, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये 150 होगा तभी तो ये 135 हो जाएगा, तब जो है इसका सेविंग देखो डिस्काउंट 10% होगा तभी ना ये 150 से आपको
135 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो है आपका 120x कितने के बराबर है, 150 के बराबर है, ठीक है। तो यानी x कितना हो जाएगा, 5:4। यानी ये यहाँ से 125 कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो है आपका मार्क प्राइस 150 और सेलिंग प्राइस 135 है। तो कह रहा है देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि। तो गोपी जो है स्टार्ट में कितना प्रॉफिट हुआ भाई, तो 135 में बेच रहा है, 125 कॉस्ट प्राइस पर है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है गोपी को, 10 रुपया हो रहा है ना। तो 10 रुपीज विल बी द आंसर, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, कॉस्ट प्राइस 100x है, उसको बोल रहा है कि मार्कअप ऐसे किया गया कि 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इसका मार्कअप 20% 120x हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि उसको 10% का डिस्काउंट देता है और 15 रुपया का बचत होता है कस्टमर को, ठीक है। तो तभी होगा ना जब ये 150 में उसको 10% यानी 15 का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब ये 150 हो जाएगा, तो 135 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तभी 15 रुपया बचत होगा और 10% का डिस्काउंट वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे फिर कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, तो प्रॉफिट जितना गोपी अर्न करेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं, आपको कैट 2024 में पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है अमन इन्वेस्ट ₹4000 इन ए बैंक एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो अमन जो है 4000 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। इसको बैंक में ये डालता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। अब क्या कह रहा है, if the ratio of the value of the investment after 3 years to the value of the investment after 5 year is 25:36। मतलब ध्यान से समझना है, यहाँ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रिंसिपल लगाया है वो बढ़ के 3 साल बाद और 5 साल बाद कितना होता है उसका रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो जो अमाउंट हो जाता है आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद जितना हो जाता है, और अमाउंट जो है 5 साल के बाद कितना हो जाता है प्रिंसिपल से बढ़ के, वो रेशियो दिया गया है हमको 25:36, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये 25x और ये 36x है। अब कह रहा है देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फिर से वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब अमाउंट जो है टू एक्सीड ₹20,000, मतलब कितने मिनिमम नंबर ईयर में जो है अमाउंट एक्सीड करेगा 20,000 से, हमको वो चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना चाहिए, मेंस में आपको पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एसबीआई पीओ मेंस में भी, आईपीएस पीओ मेंस में भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए भाई, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मेरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर एन, यही होता है ना। तो अब जो है 5 साल बाद जो इन्वेस्ट करेगा, तो अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल पी और 1 प्लस जो रेट है, रेट हमको पता नहीं है, और 5 साल के बाद यानी 5 ईयर, इसको लिख लेते हैं। तो अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स 36x हमको दिया है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में क्या है मेरा, अमाउंट जो है 3 साल के बाद कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल पी था, तो रेट 1 + r/100 का पावर 3, तो ये हमको 25x दिया है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में हमको क्या चाहिए, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो फिर प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 प्लस रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिए 2 से, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x/25x, ठीक है। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हो ना आप, 6/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो कितना सिंपल वे में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमको, ये r/100 1/5 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए कि मिनिमम नंबर कितने साल में जो अमाउंट 20,000 से एक्सीड करेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला खेल है। तो अमाउंट जो है एक्सीड करेगा 20,000 से, तो अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल 4,000 है, ठीक है, 1 प्लस रेट पता चल गया है 20 है, बाई 100 का पावर n, कितने टाइम में n का मिनिमम पॉसिबल क्या होना चाहिए कि ये 20,000 से एक्सीड कर जाए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ मतलब बेसिकली इसको लिख सकते हो ना आप, ये हो गया 5 से चला गया, यानी 6/5 का पावर n ग्रेटर देन 5 हो जाए, ठीक है। तो हमको चाहिए n का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो गाइज अब देखो, अब कैसे निकलेगा, अब हमको ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन के बाद आगे का कार्यक्रम क्या होगा भाई, तो बेसिकली ये 1.2 पावर n जो है ग्रेटर देन 5,
तो गाइज वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है कैट एग्जामिनेशन में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन करके आप जान सकते हो। इसमें जो है n का वैल्यू अगर मिनिमम 9 रखेंगे तो ये 5 से जस्ट एक्सीड होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर आप 8 तक रखोगे तो ये जो है लेस ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही n का वैल्यू 9 रखोगे, ये जो है वैल्यू आपको एक्सीड हो जाएगा 5 से बाई जस्ट, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल कितना हो जाएगा भाई, मिनिमम पॉसिबल टाइम जिसमें आपका टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 से एक्सीड करेगा, वो कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली मेंस एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको अप्रोच ही समझ नहीं आता है क्या करे। तो जैसे ये इक्वेशन भी दिया तो आपको कैलकुलेटर जैसे कैट में अलाउड होता है, अगर नहीं भी है तो आप क्या करोगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे फटाफट और चेक कर लोगे फटाफट मल्टीप्लाई करके, अप्रॉक्स वैल्यू जो है ये आपका 5 से ज्यादा हो जाए, जो n का मिनिमम वैल्यू उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो n के 9 पे जो है ये 5 से जस्ट एक्सीड हो जाएगा, तो वही हमारा मिनिमम पॉसिबल टाइम हो जाएगा, यानी 9 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मजेदार क्वेश्चन था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट, मतलब 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद गोपाल का सैलरी बिकम 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई इनिशियल सैलरी जो है गोपाल का कुछ मान लेते हैं, तो अब हम ऐसा मानेंगे जिससे कैलकुलेशन इजी रहे, तो मान लेते हैं 10,000 एक्स है, ठीक है, इतना एक्स इसका इनिशियल सैलरी है। अब जो है इंक्रीमेंट कितना है, 187.5% का इंक्रीमेंट है, ठीक है, इतना बढ़ोतरी है। तो अब जो है इसका न्यू सैलरी बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ सैलरी कितना हो जाएगा भाई, बोलो फटाफट, 18750 एक्स हो जाएगा ना, इतना ही होगा ना। तो गाइज इतना बढ़ के इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या कह रहा है, इफ द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द सेकेंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस ऑफ दैट इन फर्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो गाइज जो इंक्रीमेंट होता है, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट लिखा है ना, तो एक जो x% होता है तो दूसरा कितना होता है, इसका 2x% होता है, ठीक है। तो हमको कह रहा है देन द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट वाज, मतलब पहला जो सैलरी बढ़ोतरी हुआ था वो कितने परसेंट का, यानी एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कॉमन सेंस से बनाएंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पता है ना, आपको सक्सेसिव जो आपको इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको पता हो, परसेंटेज में मैंने बताया है। मान लो कोई एक चीज है a% से बढ़ रहा है, ठीक है, और कोई एक दूसरा चीज है b% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों कंबाइंड कितना परसेंट से बढ़ता है, a+b+ab/100, ठीक है। इससे ये कंबाइन बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ भी करेंगे भाई, ठीक है। तो अब हम लोग कॉमन सेंस यूज करो, हर चीज को ये नहीं कि सॉल्व करने बैठ जाओ, सोचो क्या ऑप्शन, ऑप्शन को देखो आप। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको क्लियर होगा, इतना बढ़ोतरी चाहिए तो ये क्या ऑप्शन रखेंगे कि मेरा काम बन जाए। तो देखो मुझे तो देखते ही लग रहा है 25% अगर ये हो और ये 50% हो तब मेरा काम बनेगा। तब जो है इसका नेट इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 25+50 +25 × 50/100, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12.5, और ये कितना हो गया 75/2 यानी 87.5, देख रहे हो 87.5% इंक्रीमेंट, यानी 187.5% टोटल हो जाएगा ना। तो मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, पहला जो इंक्रीमेंट रहेगा 25% का होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको मजा आएगा। देखो इसमें कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट, ठीक है, एक जो ग्रुप है उसमें टोटल 250 स्टूडेंट है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज एटलीस्ट 44% एंड एट मोस्ट 60%। मतलब जो है मिनिमम इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल है, इसमें टोटल बॉय एंड गर्ल है, ठीक है, इस क्लास में, ठीक है। अब इसमें कह रहा है मिनिमम नंबर गर्ल 44% हो सकती है, तो 250 का 44 यानी 44/100, यानी कितना हो जाएगा, 250 का 44% कर लो, ये आपको हो गया 44/100, यानी ये कितना हो गया, 5 2 22 यानी 110 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इतना हो सकती है, ठीक है।
और जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो सकती है 60%, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, ये तो आपको 150 हो जाएगा ना, 25 छके 150, ठीक है। तो गर्ल्स का रेंज इतना है 110 से 150 के बीच में हो सकती है, तो मतलब बॉय कितना हो सकता है मेरा, ये तो गर्ल्स का है, बॉय कितना हो सकता है, मिनिमम जो है कितना होगा, बचा हुआ जो है 100 से लेके 140 हो सकता है बॉयज, ठीक है। तो गाइज आगे क्या कह रहा है, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, ठीक है, तो बॉय और गर्ल दो ही लोग हैं। ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ, मतलब जो है इसमें स्टूडेंट या तो स्विमिंग करता है या रनिंग करता है या बोथ, ठीक है, दोनों, या तो स्विमिंग में है या रनिंग में है या बोथ है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, मतलब 50% लड़के, 80% गर्ल्स स्विमिंग को ऑप्ट करती है, वाइल 70% ऑफ द बॉयज एंड 60% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर रनिंग, 70% लड़के और 60% लड़कियां रनिंग को ऑप्ट करती है। तो कह रहा है देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग, मतलब मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट बॉय और गर्ल दोनों मिला के जो स्विमिंग और रनिंग दोनों, मतलब जो कॉमन है उसको प्रीफर करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बॉयज के केस में हम लोग देख लेते हैं, और बैन डायग्राम से थोड़ा इजीली आपको समझ में आएगा। देखो बॉयज के केस में देखोगे तो 50% ऑफ द बॉयज जो है स्विमिंग को प्रीफर कर रहा है, ठीक है, और कितना परसेंट बॉयज रनिंग को प्रीफर कर रहा है भाई, 70% ऑफ द बॉयज रनिंग को प्रीफर कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है टोटल बॉय या तो मेरा क्या करेगा, स्विमिंग करेगा या रनिंग करेगा या दोनों करेगा, टोटल 100% होना चाहिए ना। तो अब जो है ये 50 और 70 120% है, मतलब 20% का हमको एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये 20% कहाँ रहेगा भाई, ये जो कॉमन वाला है इसी में रहेगा ना 20%, तभी तो ये 30% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 50, मतलब ये रेशियो रहेगा बॉय का, जिसको ओनली स्विमिंग ओनली रनिंग, स्विमिंग एंड रनिंग दोनों पसंद है। तो आप सोचोगे कि ये 120% है, मतलब जो एक्स्ट्रा 20% है वो स्विमिंग एंड रनिंग दोनों वाला होगा, ठीक है। इसी तरह आप गर्ल्स के केस में देख लेते हैं, गर्ल्स के केस में भी वेन डायग्राम बना लो, गर्ल्स है स्विमिंग करती है, रनिंग करती है, ठीक है, और स्विमिंग रनिंग दोनों करती है। तो गर्ल्स के केस में देखोगे तो कह रहा है 80% ऑफ द गर्ल्स स्विमिंग को ऑप्ट करती है, और रनिंग को कितना गर्ल्स ऑप्ट करती है 60%, मतलब दोनों का सम करोगे तो 140 आ रहा है, मतलब 40% एक्स्ट्रा जो है वो दोनों स्विमिंग एंड रनिंग होगा, तभी तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, राइट। तभी तो टोटल 100% होना चाहिए, क्योंकि देखो लड़के और लड़कियों में तो या तो स्विमिंग या रनिंग या दोनों, इसके यही तीनों मिला के 100% होता है, ठीक है। तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, होपफुली आपको मजा आया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है मेंस एग्जामिनेशन में भी इस अप्रोच पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए भाई, अभी और भी इसमें मजेदार बाकी है कि कह रहा है मिनिमम एंड पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होना चाहिए जिसको रनिंग और स्विमिंग और रनिंग पसंद है, ठीक है। तो देखो बॉयज जो है, गर्ल्स देखो तो 40% गर्ल्स को दोनों पसंद है, स्विमिंग और रनिंग दोनों 40% को पसंद है, ठीक है। और बॉयज कितना है, जितना स्विमिंग एंड रनिंग दोनों पसंद है भाई 20% है, ठीक है, ये जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये कॉमन एरिया है। तो अब देखो गर्ल्स मेरा है कितना, रेंज जो है गर्ल्स का 110 से 150 है, और बॉयज का रेंज क्या है 100 से 140 है। तो देखो हमको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्विमिंग एंड रनिंग दोनों पसंद हो। तो देखो मिनिमम नंबर लाने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, मिनिमम आने के लिए क्या चाहिए, 110 का हम लोग 40% लेंगे, ठीक है, 110 का 40%, और बचा हुआ जो है 110 अगर ये होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा ना, टोटल 250 है, उसका 20%, यही होगा ना। मिनिमम लेने के लिए तो गर्ल्स मिनिमम नंबर लेना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2 5 22, यानी ये 44 हो गया, और ये 5 28 हो गया, ठीक है, 44 प्लस 28 कितना हो गया आपको 72, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको मतलब स्विमिंग रनिंग दोनों पसंद है वो 72 है। अब मैक्सिमम नंबर कितना होगा भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको स्विमिंग एंड रनिंग दोनों पसंद है, तो मैक्सिमम लेने के लिए गर्ल्स को मैक्सिमम लेना होगा, क्योंकि इसमें गर्ल्स मैक्सिमम है और 40% है तो गर्ल्स मैक्सिमम है ना। तो 150 जो गर्ल है उसमें 40% जिसको स्विमिंग रनिंग दोनों पसंद है, अगर ये 150 होगा तो बॉय 100 हो जाएगा, टोटल 250 है ना, तो 100 का 20% लेना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको स्विमिंग और रनिंग दोनों पसंद है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया 20 यानी 80, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल जिसको स्विमिंग रनिंग दोनों पसंद है वो 80 है, मतलब ये रेंज 72 से 80 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा
मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल 72 एंड 80, ठीक है, ए विल बी द आंसर। तो गाइस बहुत मजेदार क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें जो था, पहले बात तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि 50% 70% यानी 20% जो एक्स्ट्रा है वो दोनों कॉमन में आ रहा होगा, ठीक है। और इसमें जो 80% 60 140 40% एक्स्ट्रा स्विमिंग एंड रनिंग दोनों में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स का पॉसिबिलिटी लेंगे, क्योंकि इसका जो है स्विमिंग एंड रनिंग में ज्यादा परसेंट है ना, तो 110 का मिनिमम का मैक्सिमम लेंगे तभी तो मिनिमम आएगा। और बचा हुआ फिर जो मैक्सिमम लाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स ले लेंगे, ठीक है। और बॉयज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। टोटल 250 है मेरा स्टूडेंट, ठीक है। तो गाइज ये इस तरह के क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, इससे जो होता है आपका कंसेप्ट जो है स्ट्रांग होता है। परसेंटेज के कंसेप्ट पे और वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जाम में खासकर जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी करो, और बेस्ट अप्रोच सीखो इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं, आपको टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है, कैट 2025 में पूछा गया था। तो इसमें जो है वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट यूज है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है अरुण वरुण तरुण तीन लोग हैं, ठीक है। इफ वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 24 21 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। अरुण को ए से डिनोट करता हूं, तो ए अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है? 24 डेज में, ठीक है। और जो मेरा वरुण है उसको वी से डिनोट करते हैं, वो काम को अकेले कितने दिन में कर लेता है? 21 दिन में कर लेता है, ठीक है। और जो मेरा तीसरा बंदा है तरुण, इसको टी से डिनोट करते हैं, ये काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गाइज अब क्या कह रहा है, दे चार्ज ए रुपीज 2160 रुपया, 2400 और 2160 पर डे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो काम के बदले पैसा चार्ज कितना करता है पर डे, वो दिया गया है। इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर ए पार्शियल डे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्शियल डे मतलब दिन के कुछ टाइम भी काम करते हैं तो पूरा दिन का चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो जितना वो चार्ज लेते हैं वो हमको दिया गया है। और जो है देखो गाइस, आगे बढ़ने के पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क के कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इस तीनों का कॉमन कुछ ले लेंगे। तो कॉमन लेने का बेस्ट तरीका क्या है? एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम ले लो भाई, इसका फटाफट क्या आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 8 = 24, 7 5 यानी 5 × 7 = 35, 38 × 24 = 120, 7 × 8 = 840, ठीक है। तो 840 तीनों का कॉमन है। तो टोटल वर्क जो है इसको मान लेते हैं 840 यूनिट्स है, इतना यूनिट्स टोटल वर्क है। अब जो है एफिशिएंसी क्या हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी जो है अरुण वरुण और तरुण का क्या हो जाएगा। अरुण का जो एफिशिएंसी है ये कितना हो जाएगा, 24 × 72 35 यूनिट्स पर डे काम करेगा। वरुण कितना काम करेगा भाई, 40 यूनिट्स पर डे, ठीक है। और तरुण कितना करेगा, 840 में से 15 को डिवाइड कर दो, तो 15 पचे 75 और 56 यूनिट पर डे, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हो गया अरुण वरुण तरुण का। अब गाइस देखो, ये क्या आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन एनी गिवन डे एनी ऑफ द वर्कर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क। पर्टिकुलर डे में हो सकता है कोई काम करे भी और नहीं भी करे, ठीक है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है। अब कह रहा है इफ द टास्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन 10 डेज और लेस। अब जो टास्क है मेरा मतलब 840 यूनिट काम को 10 दिन या उसके पहले खत्म करना है, ठीक है। देन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट इन रुपीज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर द इंटायर टास्क। तब इस पूरे टास्क को खत्म करने के लिए कितना मिनिमम पैसा वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे क्या करना है, मुझे जो है कम से कम खर्चे में काम निकालना है, और काम जो है 10 या उसके पहले 10 दिन के पहले खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखोगे, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे, तरुण जो है 15 दिन में ही काम खत्म कर लेता है, ठीक है। और पैसे भी कितना लेता है भाई तरुण, रुपीज 2160 पर डे, ठीक है। वरुण कितना ले रहा है, 2400, इसको लिख लेते हैं। और अरुण कितना ले रहा है, 2160, ठीक है। अब एफिशिएंसी इसका इतना है तीनों का, अरुण वरुण और तरुण का। और पैसा कितना ले रहा है भाई, अरुण 2160 पर डे ले रहा है, और ये 2400 और ये 2160, ठीक है। तो अब हम किससे काम निकल आए भाई कि मेरा पैसा बचे, क्योंकि हमको कम से कम पैसा देना है, तो हम लोग ऑब्वियसली उसी से काम कराएंगे जिसकी क्षमता ज्यादा है, यानी तरुण। लेकिन गाइज इसको डिसाइड करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको बताता हूँ टेक्निक। इतना यूनिट पर डे तीनों काम कर रहा है, 35 40 और 56। तो जितना वेज है टोटल, वेज पर यूनिट एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं किसका जो है, मतलब ज्यादा और कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये रेशियो में किसका कम है किसका ज्यादा है, ठीक है। तो गाइज इसको आप कैलकुलेट करोगे,
तो गाइस इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली आ जाएगा 61.7, ठीक है, और ये तो आपको 60 आ जाएगा एग्जैक्ट, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर अलाउड होता है एक्चुअली कैट एग्जाम में, ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन की चिंता नहीं करनी होती है, 38.57, ठीक है। तो अब देखो, पर यूनिट काम के लिए पैसा कौन सबसे कम ले रहा है, वरुण ले रहा है ना, तरुण ले रहा है, एक्चुअली तरुण है, ये टी तरुण है। उसके बाद कौन कम पैसा ले रहा है, वरुण ले रहा है, और उसके जो कौन काम के लिए ज्यादा पैसा ले रहा है, अरुण, पर यूनिट काम के लिए इतना पैसा ले रहा है तीनों, ठीक है। तो गाइज ऑब्वियसली हमको क्या करना है, 10 दिन या उसके पहले काम को खत्म कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम काम जो है हम लोग किसको देंगे भाई, तरुण को देंगे मैक्सिमम काम, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो 10 दिन या उसके अंदर काम खत्म करना है, तो पूरा दिन तरुण काम करे। अब जो है तरुण जो है एक दिन में कितना, एक दिन में 56 यूनिट काम खत्म करता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये 10 दिन काम करे, तो 10 दिन में 10 गुना 56 यूनिट यानी 560 यूनिट्स ये खत्म कर लेगा, ठीक है। अब जो है एक आदमी से 10 या उससे कम ही दिन लेना है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब जो है हमको दूसरे बंदे को ढूंढना पड़ेगा। तो अब बचा हुआ काम कितना होगा, तरुण 560 यूनिट काम कर दिया है, और टोटल काम मेरा कितना है, 840 यूनिट है, तो अब बच कितना गया काम, 280 यूनिट बच गया ना। अब हमको ऐसे बंदे को पकड़ना है जो उसके बाद कम लेता है। तो वरुण और अरुण के आसपास है, लेकिन वरुण थोड़ा सा रिलेटिवली कम लेता है पर यूनिट का काम का वेज, ठीक है। तो अब हम लोग किसको करेंगे भाई, पकड़ेंगे वरुण को, पकड़ेंगे काम करने के लिए जो बचा हुआ काम को करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है, 280 यूनिट है, ठीक है, 280 यूनिट है ना। तो अब जो है सवाल, तो गाइज अब जो है ये कितने में काम को करेगा, 280 यूनिट काम है, और वरुण का एफिशिएंसी 40 यूनिट्स पर डे है, यानी ये जो है 7 डेज में इस काम को फिनिश कर देगा, ठीक है। तो अब हमको चाहिए कि मिनिमम पॉसिबल कितना हमको पैसा देना पड़ेगा इंटायर टास्क के लिए, पूरा टास्क के लिए। तो गाइज देखो, तरुण जो है 10 डेज काम कर रहा है, तो ये कितना इसका लेगा पर डे का, तरुण का कितना है, 2160 रुपया चार्ज लेता है, ठीक है। और फिर जो है 7 डेज तक वरुण काम करेगा और बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। तो वरुण कितना काम के लिए चार्ज लेता है, 2400 रुपया पर डे। तो टोटल जो है, टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, जो पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए मेरा तरुण और वरुण लेगा, कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 21,600, और ये कितना हो जाएगा, सच्चे का 28, सदुना 14, 68, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 8 से 14, मतलब 38,400 रुपया टोटल वेज लगेगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 38,400। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा डी विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था वर्क एंड वेजेस पे। इस पे आपको ये समझना था कि हम लोग टोटल वर्क निकाल लिए, इंडिविजुअल हमको दिया है कितने दिन में करेगा, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम लोग निकाल लेंगे कि कितना वो ले रहा है पैसा पर यूनिट, और कितना यूनिट काम कर रहा है, तो कितना रुपीस पर यूनिट काम के लिए ले रहा है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद हमको बोल रहा है कि काम को ऐसे करना है कि एक लोग 10 दिन से या उसके पहले मतलब काम करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम लोग तरुण से ज्यादा काम कराएंगे, क्योंकि पर यूनिट खर्चा जो है ये कम ले रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो तरुण पूरे 10 दिन काम करेगा, तो 560 यूनिट काम कर लिया। अब टोटल 840 यूनिट में कितना काम बच जाएगा, 280 यूनिट, जो कि अब इसमें हमको दो लोगों में से चुनना है, अरुण और वरुण में। तो वरुण जो है अरुण से थोड़ा कम चार्ज करता है, तो हम लोग वरुण को बचा हुआ काम करवाएंगे, तो ये तो 7 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब है पर डे हमको वेजेस पता है तरुण का, तो उससे 10 गुना कर दियो, वरुण का वेजेस पता है, उसको 7 से गुना कर दिए, तो हमको टोटल वेज पता चल गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो गाइज अब आते हैं टाइम एंड वर्क के अगले क्वेश्चन में। ये भी कैट 2025 में आपको पूछा गया था, ठीक है। इसमें कह रहा है अंकिता इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिपिन, मतलब अंकिता का जो एफिशिएंसी है वो कितना है भाई, 2 टाइम से जितना बिपिन का एफिशिएंसी है, ठीक है। मतलब अंकिता और बिपिन के एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है, इसको लिख लिया। वाइल बिपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चंदन, मतलब बिपिन जो है 2 टाइम जितना एफिशिएंट है जितना चंदन है, ठीक है। मतलब बिपिन और चंदन का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसमें 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो ये 4:2 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना मजा आएगा, एफिशिएंसी ए बी सी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा भाई, ए का जब 4 यूनिट है तो बी का 2 यूनिट है, बी का जब 2 यूनिट है तो सी का 1 है, मतलब अरुण वरुण जो है अंकिता बिपिन और चंदन, उसको ए बी सी से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो गाइज अब एफिशिएंसी पता चल गया तीनों का। आगे क्या क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन में, ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर ऑन ए जॉब, तीनों किसी काम को स्टार्ट करता है साथ में, एंड बिपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज, मतलब जो है
अंकिता, विपिन और चंदन जो है काम को स्टार्ट करता है, तो पहले 20 दिन भाई सब मिल के काम करता है, ठीक है। तो 20 दिन में कितना काम कर लेता है? तो एक दिन में देखो एफिशिएंसी इतना यूनिट पर डे, एक दिन में कितना तीनों मिलके काम कर रहा है? 7 यूनिट्स एफिशिएंसी दिया है ना। तो 20 दिन में कितना करेगा भाई? टोटल 140 यूनिट्स काम कर लेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है विपिन काम छोड़ देता है, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है? इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, मतलब विपिन काम छोड़ देता है और जॉब जो है 60 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, अंकिता और चंदन जो है 40 दिन काम किया होगा ना, क्योंकि टोटल 60 डेज में काम खत्म हो जाता है। और अंकिता का 4 यूनिट पर डे है और चंदन का 1, मतलब दोनों 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कितना करेगा? 200 यूनिट करेगा ना, करेगा कि नहीं? तो यहाँ देखो अब मेरा काम खत्म हो गया, 60 डेज में काम खत्म हो जाता है, तो टोटल वर्क मेरा कितना था? टोटल वर्क ऑब्वियसली मेरा जो 20 दिन 140 यूनिट प्लस 200 340 यूनिट ही होगा ना, क्योंकि 60 दिन में टोटल काम खत्म हो जाता है। पहला जो 20 दिन है अंकिता, विपिन और चंदन साथ में करता है, फिर 20 दिन के बाद विपिन छोड़ देता है, अंकिता चंदन बचे हुए 40 डेज में काम को खत्म करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कह रहा है द नंबर ऑफ डेज नीडेड बाई चंदन टू कंप्लीट द जॉब एलोन, चंदन अकेले कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर लेगा ये पूछ रहा है। तो भाई चंदन का एफिशिएंसी कितना है? चंदन का एफिशिएंसी 1 यूनिट्स पर डे है, तो कितना टाइम लेगा भाई चंदन? टाइम कितना लेगा चंदन टोटल काम को कंप्लीट करने में अकेले? तो टोटल काम 340 यूनिट्स है और चंदन का एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है, तो 340 डेज लेगा। मतलब चंदन अकेले काम को 340 डेज में फिनिश कर लेगा, ठीक है। तो 340 डेज क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो गाइज अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टर्न पे, ठीक है। ये कैट 2025 के स्लॉट 3 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू 3 पाइप्स ए बी सी आर इन द रेशियो 4:9:36। मतलब रेट ऑफ वाटर फ्लो क्या होता है? मतलब जैसे कोई टंकी है आपका, देखो ये टंकी है जिसको सिस्टर्न भी बोलते हैं, सिस्टर्न या टंकी कुछ भी बोल सकते हो। तो टंकी में देखो पाइप जो होता है इसमें पानी फिल करता है, ठीक है, पानी फिल करता है। तो देखो सर्टेन टाइम में सर्टेन लीटर फिल करेगा, वही क्या होता है? रेट ऑफ वाटर फ्लो होता है। मतलब पाइप से कितना पानी निकल रहा है पर यूनिट टाइम, वही पे क्या उसको बोलते हैं? रेट ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। तो जो इसको नहीं समझे होपफुली आप समझ गए होगे। तो अब क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कौन सा, अगर कुछ मीनिंग है कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू 3 पाइप्स ए बी सी, 3 पाइप ए बी सी है मेरा, उससे जो रेट ऑफ वाटर फ्लो है किस रेशियो में है? 4:9:36। तो इसका कंसेप्ट समझो। मतलब जो है पाइप सी से ज्यादा पानी निकल रहा है पर यूनिट टाइम, फिर पाइप बी से और फिर पाइप ए से, ठीक है। होपफुली आप इसको समझ गए होगे। अब कह रहा है एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड अप कंप्लीटली बाई पाइप ए इन 15 आवर। मतलब पाइप ए अकेले कितना पूरा टंकी को भर देता है? 15 घंटे में भर देता है, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या चाहिए भाई? इफ ऑल द 3 पाइप्स आर यूज साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों पाइप अगर साथ में ओपन रहे ए बी सी, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए भाई? कि कितने टाइम में जो है मेरा, कितने टाइम में मेरा क्या बोल रहा है? एम्प्टी टैंक को भरने में टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू फिल अप द इंटायर टैंक कंप्लीटली, मतलब टैंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, हमको ये निकालना है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली गाइस देखो टाइम एंड वर्क में जैसे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, इसमें भी एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें यही आपको एफिशिएंसी होता है। मतलब कोई भी जो पाइप है किस रेट से टंकी को भर रहा है वही उसका एफिशिएंसी होता है। मतलब पर यूनिट टाइम कितना लीटर भरता है, तो सी ज्यादा भर रहा है, फिर बी भर रहा है, फिर ए भर रहा है। तो इसमें भी जो एफिशिएंसी होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। जो कम टाइम में भर लेगा उस पाइप की कैपेसिटी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा टाइम लगाएगा भरने में उसकी एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? कॉमन सेंस की बात है, टाइम इसका इन्वर्सली हो जाएगा ना, 1/4:1/9:1/36। अब इसमें कुछ कॉमन मल्टीपल से गुना कर दो 36 से, तो 9:4:1 हो गया। मतलब इतना टाइम लगाएगा तीनों मतलब तीनों का टाइम का रेशियो। अब हमको बोल रहा है पाइप ए अकेले 15 घंटे में फिल कर देता है, ठीक है। 15 घंटे में फिल कर देता है, अच्छी बात है भाई। मतलब 9 जो है 15 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमको 4 जो है कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? 15/9 × 4, यानी ये 5 × 3, यानी ये हो गया 20/3 आवर में पाइप बी मेरा भर देगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 9 है 15 के इक्विवेलेंट, तो 1 कितना हो जाएगा? 15/9 यानी 5/3, ठीक है। तो ये इतना आवर में भर देगा।
तो ए बी सी कितना टाइम लेगा टंकी को फिल करने में, ये पता चल गया। तो ऑब्वियसली सी जो था उसका एफिशिएंसी ज्यादा था, तो वो कम टाइम में भरेगा। उसके बाद बी और फिर ए ज्यादा टाइम लगाएगा। यहाँ से था ना क्लियर, एफिशिएंसी के रेशियो से। तो अब देखो, अब कह रहा है तीनों पाइप जब साथ में खुला रहे तो कितना टाइम लेगा। तीनों साथ में खुला रहे तो 1 घंटे में ए कितना भरेगा, 1/15, ठीक है, पार्ट। और जो है बी कितना भरेगा, 3/20, और सी कितना भरेगा, 3/5। तो भाई तीनों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 15, 20 और 5, ये हो जाएगा 5 या 15, 5 चौके 20, 1, 5 या 15 चौके 60 हो गया। यानी ये 4 हो गया, ये 3 9 हो गया, ये आपको 12 या 36, ठीक है। यानी 36 9 45 4 49, 49/60 पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है ए बी सी मिलके फिल कर देगा। ए बी सी मिलके फिल कर देगा कितने में, 1 आवर में। तो मतलब पूरा टंकी फिल करना है तो कितना लेगा एबीसी, पूरा टंकी को फिल करने में 60/49 आवर, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में जो आंसर पूछ रहा है, बोल रहा है कितना मिनट लेगा, मिनट में पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना आवर्स ले रहा है तो इसको मिनट में लिख लो भाई, 60/49 इंटू 60 कर दो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप करना, ये आपको आ जाएगा मिनट्स में, ठीक है, मिनट्स में आ जाएगा। तो गाइज ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना 73.47 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज आपने स्कूल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर कोई भी 0.5 के पहले रहता है तो इसको हम लोग 73 मान के चलते हैं, ठीक है। अगर ये 0.5 से ज्यादा रहता तो 74 भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा नियरेस्ट पूछ रहा है, नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो 73 मिनट्स हो जाएगा। ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। देखो कैट का क्वेश्चन कितना कंसेप्चुअली मतलब अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको भी मजा आ रहा होगा, है कि नहीं। अगर आप लोग मॉक्स के क्वेश्चन, लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इससे अच्छा कहूंगा मैं कैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। उसके भी जो कॉन्सेप्ट हो सकता है मेंस एग्जाम, जो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ या और भी बैंकिंग एग्जाम के मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत अच्छे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी टाइम वर्क का है। इसमें कह रहा है सैम कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 डे। अच्छी बात है भाई, सैम किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है। व्हेन वर्किंग अलोन मतलब अकेले, मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम। अब गाइज ये जैसे ही बोला कि मोहित का एफिशिएंसी मतलब सैम के एफिशिएंसी से, मोहित का जो एफिशिएंसी है सैम के एफिशिएंसी से 2 टाइम्स है। तो मतलब मोहित जो है अकेले काम कितना दिन में कर लेगा, कितने टाइम में दिन में कर लेगा भाई, 10 दिन में कर लेगा ना, क्योंकि इसका एफिशिएंसी दुगुना है। तो टाइम ये कितना लेगा, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो अगर एफिशिएंसी मोहित का दुगुना है तो टाइम ये हाफ मतलब कम लेगा ना सैम से। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड थ्राइस एज फास्ट एज आईना इन द सेम जॉब, मतलब मोहित का ये एफिशिएंसी आईना के एफिशिएंसी से 3 टाइम्स है। तो गाइज देखो आईना, ऑब्वियस सी बात है, अगर मोहित का एफिशिएंसी जो है आईना के एफिशिएंसी से 3 टाइम है, ठीक है, 3 टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है मोहित अगर 10 दिन में कर रहा है तो आईना काम को कितना में, 30 दिन में करेगी, करेगी ना। तो ये 30 डेज हो गया। तो गाइज जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये तो इजीली कर लेगा, पहले यहां तक कर लेगा ना। अब गाइज ये पता चल गया तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। तीनों का कॉमन क्या है भाई, 60 यूनिट्स ले लेते हैं, तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब जो है एफिशिएंसी सैम का कितना हो गया, 3 यूनिट्स पर डे, और मोहित का कितना हो गया, 6 यूनिट पर डे, और आईना का कितना हो गया भाई, 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। एफिशिएंसी हम लोग लिख लिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। They undertake a job with an arrangement where Sam and Mohit work together on the first day, Sam and Aina work on second day, and Mohit and Aina on the third day. And this 3 day pattern is repeated till the work gets completed. मतलब देखो समझो, अब यहाँ आपको मजा आएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि पहला दिन जो है, तो गाइज इसमें क्या बोल रहा है कि सैम एंड मोहित फर्स्ट डे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड डे कौन काम कर रहा है, सैम और आयना मिलके सेकेंड डे काम कर रहा है। और थर्ड डे मोहित और आयना मिलके काम कर रहा है। और ये तब तक करता है जब तक पूरा वर्क 60 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको कह रहा है देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क डन बाय सैम, तो सैम टोटल वर्क का कितना फ्रैक्शन डन करता है हमको ये निकालना है। तो गाइज देखो सैम और मोहित जब मिला तो सैम का देखो एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट पर डे, और मोहित का 6 है, मतलब दोनों मिलके 9 यूनिट काम कर लिया। सैम और आयना कितना किया, 3 और
2 यानी 5 यूनिट। और मोहित और आयना कितना किया, 6 और 2 यानी 8 यूनिट। मतलब फर्स्ट 3 डे में कि इस तरह आगे बढ़ेगा, फिर से सैम मोहित आएगा, फिर मोहित आयना, और फिर एक्चुअली सैम मोहित आएगा, फिर सैम आयना, और फिर मोहित आयना, ठीक है। तो फिर ये 9, 5, 8, तो कितना हो गया, 9, 5, 14, 8, 22। फिर ये 22 हो गया, 24, ये 44 हो गया, ठीक है। अभी मेरा जो है 60 यूनिट्स तक काम करवाना है भाई, तो सैम प्लस मोहित, सैम प्लस आयना, ठीक है, और मोहित प्लस आयना, फिर से ये कितना किया, 44, और ये आपको किया 9, तो 53, और ये 5। अब तक जो है मेरा कितना हो गया, 44, 4, 48, 58 यूनिट्स काम हो चुका है, ठीक है। अभी भी 2 यूनिट बचा है ना, टोटल काम तो 60 यूनिट है, ठीक है। तो अब जो है 2 यूनिट काम कौन करेगा भाई, अब जो है 2 यूनिट काम कौन करेगा, मोहित और आयना मिलके करेगा, करेगा कि नहीं। तो ये जो है बचा हुआ 2 यूनिट मोहित और आयना करेगा। लेकिन गाइज हमको पूछ रहा है सैम जो है कितना टोटल फ्रैक्शन वर्क करता है। तो देखो सैम जो है कितना कर रहा है, 3 यूनिट, यहाँ 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, ठीक है। 18 यूनिट काम किया है भाई मोहित, ठीक है, 18 यूनिट्स काम किया है। और टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 यूनिट्स है। तो सैम जो है कह रहा है कितना फ्रैक्शन टोटल वर्क का किया, तो इतना ही हो जाएगा ना, 6, 3, 3:10, 3/10 पार्ट जो है वर्क का, 3/3 पार्ट ऑफ जो फ्रैक्शन है वर्क का ये किया है, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्क सैम जो किया है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था ना, सैम जो है कितना टोटल फ्रैक्शन ऑफ वर्क का कंप्लीट करता है, तो क्या हो जाएगा मेरा 3/10, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको मजा आएगा, मजेदार क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है अमल एंड बिमल टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 150 डे, ठीक है। अमल, चलो अमल को लिख लेते हैं ए से। तो अमल और बिमल मिलके काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 1/150। तो ये इक्वेशन में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करता है उसका सम इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वाइल बिमल एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क, उसी टास्क को 100 दिन में बिमल और सुनील मिलके कंप्लीट करता है। तो बिमल को बी से लिखते हैं और सुनील को एस से लिखते हैं, तो ये दोनों मिलके 100 डेज में करता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2। अब कह रहा है अमल स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क फॉर 75 डेज, देन बिमल टेक्स ओवर एंड वर्क फॉर 135 डे, ठीक है। अब जो है देखो, अमल 75 दिन काम करता है, तो 75 दिन में कितना काम करेगा, 75/a। एक दिन में 1/a कर रहा है, तो 75 दिन में 75/a, ठीक है। उसके बाद बिमल उसको ज्वाइन करता है, और बिमल कितना काम करता है, 135 दिन, तो 135/v हो जाएगा, ठीक है। फाइनली उसके बाद सुनील टेक्स ओवर एंड कंप्लीट्स द रिमेनिंग टास्क इन 45 डेज, मतलब सुनील जो है 45 डेज तक काम करता है, ठीक है। तो ये यहां से हम लोग लिख लिए। अब गाइस देखो, यहाँ पे जो है ये टोटल काम फिनिश हो जाता है इसके बाद, तो ये इक्वल टू 1 कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा इक्वेशन है। अब मेरे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ए बी एस निकाल लेंगे कि अकेले कितने दिन में काम फिनिश करता है। तो भाई कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है पहले इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1 और 2 को माइनस कर देते हैं, तो देखो मेरा 1/v एलिमिनेट हो जाएगा ना ये, तो कितना हो, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 1/s माइनस 1/a कितना हो जाएगा, 1/100 माइनस 1/150 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बेसिकली 1/s माइनस 1/a, 300 इसका एलसीएम होगा, यानी 3 - 2 यानी 1/300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक हम है इसको लिख लेते हैं, 1/s माइनस 1/a कितना हो गया, 1/300, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, सोचो सोचो सोचो। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है इसको भी v को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। v को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सही रहेगा। तो देखो गाइज, यहाँ पे जो है 75/a है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 135, 1/v को क्या लिख सकते हो, 1/100 माइनस 1/s लिख सकते हो ना, प्लस 45/s इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए और एस में लाना चाह रहे हैं हम, तो 75/a हो गया, प्लस ये हो गया 27/20 माइनस 135/s, ये s है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये 45/s है इक्वल टू 1। तो अब जो है 75/a माइनस 90/s, ये कितना हो गया, 1 - 27/20, ठीक है।
यानी ये हो गया 7/20 माइनस में हो गया, ठीक है। यानी बेसिकली 90/s माइनस 75/a कितना हो गया, ये हो गया 7/20, हो गया ना। अब देखो 1/s माइनस 1/a हमको दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें 90 क्या काम करते हैं, 75 से इसमें गुना कर दो ऊपर, तो 75/s माइनस 75/a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 20 ना 1/4, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग कैंसिल कर लेंगे ना, 75/a मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या करो आप 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 5/20 कैलकुलेशन के लिए सही रहेगा। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको माइनस प्लस कर देते हैं, तो देखो ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, 15/s हो जाएगा 1/10, यानी एक्स एस कितना हो गया मेरा 150 हो गया ना। अब s का वैल्यू 150 हो गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना हो गया 1/2, 1 माइनस 75/a इजकल टू 1/4, यानी 75/a कितना हो गया 1/2 माइनस 1/4, तो यानी 1/4 हो गया ना। यानी a मेरा कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है, a 300 हो गया। मतलब a जो है 300 दिन में अकेले काम कर लेता है, s 150 दिन में, ठीक है। अब हम v निकाल लेते हैं भाई, एक जो है एक और बच गया ना, v को निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई इक्वेशन में पुट कर दो। तो 1/v प्लस 1/s कितना है मेरा, ये जो ऊपर में है आपको 1/100 है, ठीक है, 1/100। तो 1/v कितना हो जाएगा 1/100 माइनस 1/150, तो 300 एलसीएम हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2, यानी यहाँ से v भी आपको 300 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो अब जो है हमको पता चल गया ए भी और एस के बारे में। ए अकेले कितने दिन में काम खत्म कर ले रहा है 300 डेज में, बी भी 300 डेज में, और एस 150 डेज में, ठीक है। तो ए हम लोग जो एब्रिविएशन था हम लोग लिए थे वो याद रखना, अमल बिमल और कौन है सुनील है, ठीक है। तो ए बी और एस लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो गाइज अब क्या कह रहा है, अब देखो अब टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जो है टोटल वर्क को कुछ ले लो, टोटल वर्क तीनों का कॉमन क्या है, टोटल वर्क को 300 यूनिट्स ले लो, ठीक है। तो इसका जो एफिशिएंसी क्या होगा 1 यूनिट और 2 यूनिट, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ अमल हैड स्टार्टेड द टास्क अलोन, अमल अगर अकेले टास्क को स्टार्ट करता है, एंड वर्क ऑन ऑल डेज, अमल स्टार्ट अकेले करता है और सारा दिन काम करता है, ठीक है। एंड बिमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकेंड डे, विमल एवरी सेकेंड डे वर्क करता है, एंड सुनील हैड वर्क ऑन एवरी थर्ड डे, सुनील एवरी थर्ड डे वर्क करता है, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क वुड हैव बीन, तो कितने टाइम में जो है मेरा 300 यूनिट, टोटल वर्क मेरा कितना है 300 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो गाइज अब थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अमल है ए जो है हर पहला स्टार्ट काम करता है, और वी एवरी सेकेंड डे काम कर रहा है, एवरी सेकेंड डे, ठीक है। और जो एस है सुनील है एवरी थर्ड डे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सोचो आप कि इसका क्या वैल्यू रखे कि मेरा आ जाए, सोचो सोचो सोचो। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे अनिल जो है वर्क फॉर 6 के डेज, इतना डेज के लिए काम करता है, तो विमल कितने दिन के लिए करेगा भाई, विमल जो है ये आपको 3 के डेज के लिए करेगा, ठीक है। और ये कितना करेगा आपको 2 के डेज के लिए, ठीक है, इतने दिन के लिए करेगा ना। तो ये हमको पता चल गया। तो अब गाइज हमको ये वैल्यू कितना रखे कि मेरा 300 काम खत्म हो जाए, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 6K का वैल्यू हम लोग क्या रखें, जैसे से मान लो 120 रखते हैं, ठीक है। अब 120 रखे हैं तो ये 120 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये आपको कितना हो गया ये 40 हो गया, तो ये देखो तो 220 आया, लेकिन आपको 300 यूनिट काम करना है, ठीक है। तो आप क्लोज वैल्यू ढूंढोगे, तो देखो 6K का वैल्यू अगर 138 रखोगे, तो यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, ये आपको 138 हो गया, और ये हो गया 69, और ये हो गया आपको कितना हो गया 2 के 46 हो गया, राइट। तो गाइज अब देखो एफिशिएंसी कितना है, ये जो है 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, और ये 2 यूनिट पर डे, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये 138 यूनिट काम किया, ये 69 और ये 92, तो इसका सम कितना हो गया आपको 147, 299 आ जाएगा, ठीक है, 299। मतलब अब जो है 300 यूनिट के आसपास पहुंच गया है, तो मतलब जो है मेरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 139 डेज में। उसके एक और दिन लेना पड़ेगा ना, 299 यूनिट काम खत्म हुआ 138 दिन तक, ठीक है। तो एक और दिन में जो है मेरा टोटल काम खत्म हो जाएगा, इस तरीके की कि अनिल पहला दिन काम करे और विमल जो है एवरी सेकेंड डे और सुनील एवरी थर्ड डे।
जो उसकी एफिशिएंसी है उससे, जिससे टोटल वर्क मेरा ओवर हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा 139 डेज। तो थोड़ा इसमें हिट एंड ट्रायल यूज करना था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ जिसको अगर नहीं समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है, आपको समझना है। देखो, टोटल वर्क 300 यूनिट है, इस तरीके से करना है कि अमल जो है स्टार्ट में काम करे, स्टार्ट से, ठीक है, और बिमल उसको एवरी सेकेंड डे ज्वाइन कर रहा है और सुनील एवरी थर्ड डे। ठीक है, इसको मान लेते हैं 6K है, तो विमल मतलब सेकेंड डे मतलब 3K और थर्ड डे सुनील तो 2K हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे जो तीनों का सम एफिशिएंसी के कम्बिनेशन में होके 300 पहुंच जाए। तो 138 जैसे ये लिए हैं, तो ये 69 हो गया और ये 46 हो गया, और एफिशिएंसी के कंबाइन करके लेंगे तो इतना यूनिट तीनों काम करेगा। अब ये तीनों का सम 299 है, मतलब 138 दिन में इतना काम हो गया, और हमको 300 यूनिट काम करना है, मतलब एक और दिन लगेगा। एक और दिन यानी 139 डेज में मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये ट्रिकी क्वेश्चन था, स्टार्ट एंड में जो आया तो थोड़ा ट्रिकी हो गया। इसी तरह के मेंस के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी रहता है, उसको थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करके डिफरेंट पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके कैंसिल आउट करके जो सही पॉसिबिलिटी बैठेगा उसको हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो गाइज होपफुली आज जो हमने कैट का सेशन किया उसमें आपको मजा आया होगा। ठीक है, कैट का जो सेशन हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये कैट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, खासकर जो आपको 2025 के जो कैट लास्ट ईयर कैट हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था। तो जितना क्वेश्चन आपने देखा, चाहे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे भाई, बहुत कंसेप्चुअल थे। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको इस बार के SBI PO 2026 मेंस में आएगा। इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, क्योंकि कैट का लेवल ऑब्वियसली ज्यादा रहता है। आजकल आजकल डाउटेबल लोग क्वेश्चन करने लगे हैं कि SBI PO IPS PO मेंस के लेवल के कैट होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेंस लेवल से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो IPS PO SBI PO के मेंस में जो क्वांट है उसमें बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है तो SBI PO 2026 मेंस, IPS PO 2026 मेंस के जो मैथ के क्वेश्चन है वो तो और भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो गाइज आने वाले टाइम में मैं कैट के प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और जो पिछले साल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको इस SBI PO मेंस, IPS PO मेंस में आ सकते हैं, मतलब जो रेलिवेंट है वही क्वेश्चन कराऊंगा, जो रेलिवेंट नहीं है उसको मैं स्किप कर दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं जो मतलब एग्जाम रेलिवेंट कैट के क्वेश्चन हो, जो आपको SBI PO मेंस, IPS PO मेंस में आ सकते हैं जिस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे, उसी को मैं कराऊं, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो गाइज चलो, होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इतने खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करके तो मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो गाइज इस तरह की और भी वीडियो आते रहेगी, मेंस की और प्रीलिम्स की भी फास्ट मैथ की वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।